गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम वृंदा साबू है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हरदा डिग्री कॉलेज से, हरदा से। मैं आपको हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं आज के इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके बीकॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके बारे में एक शॉर्ट रिवीजन पूरे यूनिट वाइज आपको देने जा रही हूँ। ठीक है, उसमें ये हम बात करेंगे कि किस प्रकार के सवाल क्वेश्चन वहां पर बनते हैं और किस किस तरीके से उसको लिखना आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको पेपर कितने मार्क्स का आता है। आपका जो पेपर है वो 40 मार्क्स का आता है, 40 अंकों का वो प्रश्न पत्र आपका बनता है। ठीक है, जिसमें कि 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव में मतलब आपको कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, जैसे किसी भी प्रकार के जैसे आपको प्लानिंग पूछी है, प्लानिंग की कोई भी डेफिनेशन आपको दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस डेफिनेशन के ऑथर कौन है। ठीक है, अब जैसे डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स में टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स चलते हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि टेलर का जन्म कौन से सन में हुआ, कहाँ पर हुआ, या फिर फेयोल का जन्म कौन से सन में हुआ, कहाँ पर हुआ। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव में सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चंस बनते हैं और 5-5 मार्क के 5 क्वेश्चंस बनते हैं। और सभी क्वेश्चंस में जैसे सेक्शन ए बी सी होता है, सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सेक्शन बी में आपका जो है 2 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन में और में एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और 5 मार्क के सेक्शन सी में 5 मार्क के बनते हैं, जिसमें भी हर क्वेश्चन में और में एक क्वेश्चन होता है। तो इस हिसाब से हर एक यूनिट से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन परमानेंटली बनते ही हैं। तो हमें तैयारी उसी हिसाब से करना है कि एक यूनिट से 4 क्वेश्चन हमारे कहीं ना कहीं से आएंगे ही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे यूनिट से बन सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हम समझने जा रहे हैं शॉर्ट में। मैनेजमेंट होता क्या है, प्रबंध क्या होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गिविंग थिंग्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स done through by other people more effectively and more efficiently। आई बात समझ में? मतलब प्रबंध क्या है? प्रबंध एक कला है। कैसी कला है? तो दूसरों से कार्य करवाने की कला है। राइट? आपने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को देखा है? नहीं देखा है? तो एक बार जरूर जा करके देखिए कि वो जो मैनेजर होते हैं वो अपने कुर्सी पर बैठ करके कैसे अपने काम को हैंडल करते हैं। और जो ये हैंडल वर्ड बोला, उसको आप बोल सकते हैं किस प्रकार से अपने काम को वो मैनेज करते हैं। राइट? वो कभी भी मतलब खड़े होकर के वो काम को खुद नहीं करते। उनके अंदर ये कला होनी चाहिए कि दूसरे लोग जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनसे वो उनकी पूरी इफेक्टिविटी और मतलब उनकी पूरी क्षमता से कैसे काम करवा सके, ये एक मैनेजर को आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे यूनिट वाइज क्वेश्चंस पे। सबसे पहला है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने देखी, उसमें मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, ये क्वेश्चन आपका बनता ही है। ठीक है, या तो वो नेचर पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो सवाल है ये कॉमन सवाल है, किसी भी टॉपिक पर ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब चाहे आपको इम्पोर्टेंस आए, नेचर आए, कैरेक्टरिस्टिक्स आए, ठीक है, एडवांटेजेस आए, तो आप घबराना मत। अगर आपने सिर्फ नेचर पढ़ के गए हो तो इन चारों के जवाब आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सवाल भी कभी कभी बनता है, मतलब प्रबंध वर्सेस प्रशासन। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को अभी हमने बात कर ली। अब उस मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली जब फॉलो अप दिया जाता है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, प्रशासन कहा जाता है। तो इस पे भी सवाल एक बन सकता है। देन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स, आपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ
हेनरी फ्योल सुने होंगे, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर देखे होंगे। मेरा जो पहले का वीडियो था उस पे मैंने यही 14 प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर आपको वीडियो भेजा था, सेंड किया था, आप उसको भी इस पे रेफर कर सकते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको पहले जैसे फ्योल की बात हम करते हैं, फ्योल के प्रिंसिपल्स आए हैं 2 मार्क के क्वेश्चन में, तो पहले आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखिए, उसका इतिहास लिखिए, फ्योल कौन थे, टेलर कौन थे, एग्जाम्पल बता रही हूँ। और फिर धीरे 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 एक डायग्राम क्रिएट करिए उसके, जैसे 14 में से आप सपोज कर लिए 2 मार्क के लिए आप 5 प्रिंसिपल्स उसमें लिख सकते हैं, 5-6 प्रिंसिपल्स, ठीक है। 5 मार्क का सवाल अगर इसके लिए बनता है तो आप जरूर से 14 प्रिंसिपल्स लिखने की उसमें कोशिश करिए। प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए आंसर्स तो सबके सेम रहेंगे, जितना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे उसको, मैं ये नहीं कह रही उसमें ड्राइंग बनाना है आपको, ठीक है। प्रॉपरली पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, देन डेफिनेशन लिखिए, देन अगर आपसे जैसे 14 प्रिंसिपल्स पूछे तो 14 प्रिंसिपल्स का एक डायग्राम क्रिएट करिए, राइट। देन उसको एक एक पॉइंट को लेकर के आप उसको कवर करके आखिरी में कंक्लूजन जरूर लिखिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। टेलर या फ्योल दोनों के क्वेश्चन बनते ही हैं कहीं ना कहीं, आइदर 2 मार्क में बनेंगे या 5 मार्क में बनेंगे, ठीक है। इसलिए मैनेजरियल थॉट्स में ज़्यादातर टेलर फ्योल के ही बनते हैं। एक हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कभी कभी आता है तो उसको भी आपको ध्यान से एक बार रीड मार लेना है, ठीक है। देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन भी कभी कभी जैसे और में आ जाएगा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या होता है, मतलब अपवाद के थ्रू किया हुआ प्रबंध, और दूसरा होता है उद्देश्यों द्वारा किया गया प्रबंध। तो ये सवाल भी जो है आपका और में आ सकता है। जरूरी नहीं है आपको ऐसा लग रहा है ये एक्सेप्शन आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहा, पर हो सकता है कि दोनों और में आ जाए, इसलिए दोनों में से एक को प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, या ऑब्वियसली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व। मैनेजमेंट का सामाजिक उत्तरदायित्व ये है कि जो भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, जैसे टेलर फ्योल, जो भी ऑथर्स ने आपको प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो अप करें और देन आप मैनेजमेंट करें, तो वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो इस प्रकार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको जो है प्रिंसिपल्स से मतलब आपको मैशअप करके उसका आंसर आपको बनाना होता है, राइट। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एथिक्स से भी आप जोड़ सकते हैं, नैतिक मूल्यों से भी आप जोड़ सकते हैं। व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज टू बी राइट एंड व्हाट इज टू बी रॉन्ग फॉर द बिजनेस। आई बात समझ में, मतलब एक बिजनेस, एक मैनेजमेंट के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इन सबको आपको जोड़ करके आप इसका एक आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी, जैसे अब ये 5 पॉइंट्स कवर किए हैं, तो ये सोचिए कि इसमें से 4 पॉइंट्स तो आपके कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनने ही है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो अप दें और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट भी एक सवाल आपका वहाँ पे बन सकता है। टेलर फ्योल में से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देन नेचर इंपॉर्टेंस में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 2 पे। तो प्लानिंग मतलब क्या होता है, नियोजन मतलब क्या होता है, राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। आई बात समझ में, सही व्यक्ति सही समय पर सही जगह पर सही कार्य के लिए होना चाहिए, ऐसी हमें पूरी प्लानिंग वहाँ पे करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ से आपके फंक्शन शुरू हो रहे हैं, मैनेजमेंट के कार्य शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बनता है, उसके नेचर, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स, टाइप्स, प्रोसेस, बैरियर्स, इनमें से कोई सा भी सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंस का तो बनता ही है, टाइप्स भी आ सकते हैं, प्रोसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। देन फोरकास्टिंग, नीड एंड टेक्निक्स। फोरकास्टिंग क्या होता है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है, ऑप्शंस लेके चला जाता है। जैसे आपने सुना होगा वेदर की फोरकास्टिंग होती है कि वेदर में जैसे अगले हफ्ते में पूरे हफ्ते की जानकारी देते हैं कि 2 दिन ऐसा टेम्परेचर रहेगा, दूसरे दिन के बाद ऐसा टेम्परेचर रह सकता है, बारिश आने की संभावना है। तो ये संभावना वर्ड कहाँ से आता है, तो जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो ये वर्ड, बिजनेस में भी ऐसी फोरकास्टिंग की जाती है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए, उनका पूरी रिसर्च करते हुए, ठीक है। देन डिसीजन मेकिंग, कंसेप्ट, प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग। सारी चीज़ें कर लोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे अगर,
निर्णय अगर नहीं ले पाते हो, ये करना है कि ये करना है, ये करना है कि ये करना है, वहाँ आकर के सारी आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेना, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैं हर फंक्शन में यही बोल रही हूँ, हर कार्य में, प्रबंध के हर कार्य में आपको यही बोल रही हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है। या एग्जैक्टली ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट इक्वली। व्हाई? बिकॉज एक भी फंक्शन अगर स्किप होता है तो मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके मैनेजर को सारा काम करवाना आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट यूनिट, ऑर्गेनाइजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। अगेन आई एम सेइंग दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, बिकॉज जो आपने प्लानिंग में सब चीज़ें प्लान करी, एक ब्लूप्रिंट बनाया कि ये काम हमें करना है, ठीक है, आई बात समझ में। देन प्लानिंग के बाद आपको ऑर्गेनाइज करना है। उनके लिए जो जो आपने चीज़ें प्लान करी है उनके लिए आपको सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, प्रोक्योरमेंट करना है, उन चीज़ों को प्रोक्योर करना है और वहाँ पे अरेंज करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग में व्हाट, सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। व्हेन 2 or more than 2 people are coming together for achieving a common objective of a business, it is known as organization। आई बात समझ में। संगठन मतलब जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के एक सामान्य उद्देश्य, व्यापार के सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित होते हैं तो उसे कहा जाता है संगठन। और वहीं पे हमें ये सारी चीज़ें संगठित कर रही हैं, ऑर्गेनाइज करना है और उसको रिजल्ट देना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी बनती हैं, या मैंने कहा मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, तो ये सब में कॉमन है। देन इसमें ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, डिफरेंस बिटवीन इन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। अब सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, देखिए, पावर इन अ फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कुछ ही लोगों के हाथ में अधिकारों का होना, ठीक है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉसिबल है, बट जहां बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो अधिकारों को बांटना पड़ता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। वहां पे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो फंडा है उसे उपयोग करते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, विभाग बना देते हैं, विभागीकरण कर देते हैं और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड्स बनाते हैं और फिर वो काम करवाते हैं और नीचे वालों से काम करवाते हैं और ऊपर वालों से उन रिपोर्ट करते हैं। आई बात समझ में। देन मैन पावर प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वापस से, कि आपको अपने कार्य के लिए कितने लोग चाहिए उसकी प्लानिंग करना, ठीक है। देन सिलेक्शन, स्टाफिंग का मतलब यही है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप नियुक्तिकरण, आपको कार्य करने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने के लिए कौन से कार्य हैं उसको पहले डिस्क्राइब करिए, ठीक है। उसके लिए कैसे कैसे लोग चाहिए, मतलब उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगा, स्पेसिफिकेशंस क्या चाहिए, उनकी स्पेशलाइजेशंस क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करिए और उसके हिसाब से अब स्टाफिंग की प्रोसेस करिए। स्टाफिंग में क्या क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोग्राम चलता है, देन आपका ट्रांसफ़र किसी का करना है, प्रमोशन किसी का करना है। तो ये सब चीज़ें किस में चलती है, तो आपकी स्टाफिंग की प्रोसेस में चलती है। जैसे अब इसमें आपको स्टाफिंग की प्रोसेस पूछ सकते हैं, मैन पावर प्लानिंग पूछ सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पूछ सकते हैं, ट्रेनिंग के टाइप्स पूछ सकते हैं, ठीक है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब जो भी परफॉर्मेंस, जो भी निष्पादन आपके एम्प्लॉयज़ दे रहे हैं उनको अप्रेस करना, मतलब उनका मूल्यांकन करना एक तरीके से। उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका है पीयर, जो आपके पीयर मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनसे पूछकर भी कर सकते हैं, या फिर उनके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इस प्रकार से परफॉर्मेंस अप्रेजल के कई टाइप्स होते हैं, उसको आपको फॉलोअप देना पड़ता है। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है अपने कार्य को डेलीगेट करना, लोगों में बांटना। लोगों में मतलब देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। तो जो टॉप लेवल होते हैं, जो बॉस वगैरह सब रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अधिकारों को मिडिल लेवल को देते हैं और मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल को डेलीगेट करते हैं। अब जब ऊपर से नीचे अधिकार आते हैं तो वो नीचे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है, उत्तरदायित्व बन जाता है। आई बात समझ में। तो अब नीचे वालों को, जैसे लोअर बॉटम लेवल वाले को आपको ऊपर देना है मिडिल लेवल को, एंड मिडिल लेवल को आपको टॉप लेवल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके देना है।
तो अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू एंड अकाउंटेबिलिटी, ये रिजल्ट आपका आता है। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक क्वेश्चन जरूर बनता है, देन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जरूर बनता है, स्टाफिंग की प्रोसेस आ सकती है, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट आ सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें आने की संभावना है। देन यूनिट 4 में मोटिवेशन, मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें जो है थेरीज में आपको मास्लो की थेरी जरूर पूछी जाती है, ठीक है, या फिर हर्ट्जबर्ग की थेरी पूछ सकते हैं। इसकी 4-5 थेरी है, वो आप अच्छे से रीड मार लीजिए। मास्लो की थेरी को अच्छे से आप हर्ट्जबर्ग, मास्लो इन सबको, या एक्स एंड वाई थेरी, ये अच्छे से कर लीजिएगा। देन लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप की स्टाइल, नेतृत्व की स्टाइल या थेरीज भी आती है उसमें। स्टाइल में जैसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इस टाइप की स्टाइल्स आती है। एंड थेरीज में आपके जैसे पाथ एंड गोल थेरी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कंटिजेंसी थेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो इस पर आप ध्यान दें। एंड देन यूनिट 5 में आपका डायरेक्शन है और कंट्रोलिंग है। ठीक है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस प्रोसेस पूछा जा सकता है। डायरेक्शन मतलब होता है निर्देशन। ठीक है, आप काम सीख कर के आते हैं, एज एन एम्प्लॉय काम सीख कर, पढ़ाई करके कभी कभी आते हैं या सीख करके आते हैं, पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम होता है, वो डायरेक्शन देने का काम भी मैनेजर का होता है। विदाउट डायरेक्शन रिजल्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस प्रकार से उसकी मेथड्स आप देख लीजिए। देन कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो आप एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं प्लानिंग में, ठीक है, और जो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस साल भर में दे रहे हैं, उनके बीच में आपको कैलकुलेशन करना है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल्स टू डेविएशन। मतलब अगर कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो उसको डेविएशन बोला जाता है। डेविएशन मतलब चेंजेस, डेविएशन पॉजिटिव भी आते हैं और निगेटिव भी आते हैं। तो अगर जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उस पर आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। इस प्रकार से कंट्रोल की टेक्निक्स भी पूछ सकते हैं और प्रोसेस भी पूछ सकते हैं। टेक्निक्स में जैसे आपको पूछा जा सकता है PERT, CPM, ये सब पूछा जा सकता है। इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड आवर 5 यूनिट्स। अगर आपको कोई से भी टॉपिक में और कोई डिफिकल्टी है तो आप अपने ग्रुप पे मुझे पूछिए। मेरे पास अलग अलग वीडियोज भी बने हुए हैं, मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो को सेंड कर दूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।